हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म जो कि बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के असामान्य मनोविज्ञान के पेपर 2 एवं बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 2 में भी पढ़ाया जाता है, उसकी मैं चर्चा करूँगा। उसमें मैंने सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म में प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और इंटरजेक्शन के बारे में पूर्व में पढ़ाया था। अब मैं कंपनसेशन एंड ओवर कंपनसेशन की चर्चा करूंगा कि वह क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने क्षतिपूर्ति या अति क्षतिपूर्ति की व्याख्या भी एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में की है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि क्षतिपूर्ति में व्यक्ति अपने हीनताओं और अयोग्यताओं से उत्पन्न मानसिक तनाव को कुछ ऐसी क्रियाओं के द्वारा दूर करता है जिसमें उन्हें सुपेरिटी, श्रेष्ठता एवं आत्मसंतोष की भावना विकसित होती है और इस तरह से चेतन, अचेतन या प्रत्यक्ष रूप से वांछित या अवांछित व्यवहार से व्यक्ति बच जाता है और उसे मानसिक संघर्ष की स्थिति से वह उस समय बाहर निकल जाता है और मानसिक तनाव की कमी होती है। बहुत से ऐसे उदाहरण इतिहास में देखने को मिले हैं या व्यवहारिक ज़िंदगी में भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए व्यक्ति विभिन्न तरह का एक्टिविटी करके उस कमी को दूर करके श्रेष्ठता हासिल करता है, जिस वजह से वह मानसिक दबाव की स्थिति से अपने आप को बचा लेता है। जैसे एक दुर्बल व्यक्ति या दुर्बल छात्र के द्वारा इतना एक्सरसाइज, इतना व्यायाम करके अपने आप को सुदृढ़ कर लेता है जिससे कि उसका शरीर सुदृढ़ हो जाता है और इस तरह से उस प्रक्रिया को अपना के वह उस मानसिक संघर्ष से निकल जाता है। उसी तरह इतिहास में डेमोस्थेनिस, जो कि ग्रीस के एक बहुत बड़े प्रवक्ता माने जाते थे, ओरेटर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनकी एक बीमारी थी कि वह हकलाने की आदत थी उनको, वह ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने इसी कंपनसेशन मेथड का उपयोग करते हुए अपने आप को इतना एक्सरसाइज किया, इतनी मेहनत की कि एक सफल वक्ता के रूप में ग्रीस में जाने लगे। उसी तरह से मोजार्ट, बीथोवेन, स्मेटाना नामक विद्वानों का नाम लिया जाता है, जो कि बहुत ही बड़े संगीतज्ञ के रूप में अपने आप को, अपनी कमी को छुपाते हुए इतना मेहनत किए कि वह एक महान संगीतज्ञ हो गए। अपने यहाँ महाकवि सूरदास का नाम लिया जाता है। सूरदास जन्मांध थे और उन्होंने अपनी दमित इच्छा को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गया और वह अंधा होते हुए भी इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े कवि हुए कि वो आज भी अमरत्व को प्राप्त कर गए, अंधा होते हुए भी। तो इससे स्पष्ट है इन उदाहरणों से कि व्यक्ति अपनी कमजोरियों एवं हीनताओं को और उनसे उत्पन्न जो मानसिक तनाव या दबाव की स्थिति है, मानसिक संघर्ष की स्थिति है, वह दूर करने के लिए खास व्यवहार करके एक खास योग्यता को प्राप्त करते हैं। इसी विशेष योग्यता से व्यक्ति में शांति एवं आत्मसंतोष की उत्पत्ति होती है और वह मानसिक संघर्ष से अपने आप को बचा लेते हैं। क्षतिपूर्ति को मनोवैज्ञानिकों ने एक समायोजनात्मक प्रवृत्ति के रूप में भी व्याख्या किया। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति व्यक्ति को अभियोजन करने में या एडजस्टमेंट करने में सहायक के रूप में काम करता है। परंतु कभी कभी यह भी देखा जाता है कि आदमी क्षतिपूर्ति करने के लिए या उस तरह के क्षतिपूर्त्यात्मक क्रियाओं को एक संतुलन बिल्नु के बाद भी करते रह जाता है। इसको ओवर कंपनसेशन के नाम से जाना जाता है।
अर्थात अवांछनीय क्षतिपूर्ति की श्रेणी में इसको लाया जाता है। स्ट्रेंज ने 1965 में परिभाषित करते हुए बताया कि व्यक्ति के जिंदगी में क्षतिपूर्त्यात्मक क्रियाएं संतुलन बनाए रखने की बिंदु से परे भी कभी कभी जारी रहता है, और इसी का नाम जो है इन मनोरचनाओं की क्षतिपूर्ति अति क्षतिपूर्ति कहलाता है। यदि कोई छात्र पढ़ाई में इतना तल्लीन हो जाए कि वह रात दिन पढ़ाई ही करते रहे, कोई छात्र या कोई खिलाड़ी अपने उस क्षतिपूर्ति को करने के लिए रात दिन खेल में ही मग्न रहे, तो यह उसके लिए मानसिक संघर्ष की स्थिति को कम करने का थोड़े दिन का तो साधन होगा, लेकिन व्यवहार में यदि यही बात आने लगेगी तो वह व्यक्ति या वह छात्र उसमें असामान्यता का दोष उत्पन्न हो जाएगा और व्यक्ति का संतुलन बिगड़ने लगेगा। तो इस तरह से क्षतिपूर्ति एवं अति क्षतिपूर्ति के द्वारा भी व्यक्ति मानसिक संघर्ष की स्थिति से अपने आप को बचाता है, अपने आप को कम करता है। अब हम एक दूसरे प्रकार विस्थापन की चर्चा करेंगे, जिसे डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। यह भी एक ऐसी मानसिक मनोरचना है जिनके सहारे व्यक्ति अपने ईगो को कष्टकर एवं अनैतिक इच्छाओं से उत्पन्न द्वंद्वों एवं संघर्षों से बचाता है। इसमें व्यक्ति संवेग या प्रेरणा को किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति से अचेतन रूप से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। मतलब कि दूसरे पर यह विस्थापन करता है। पेज नामक मनोवैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि जब किसी उत्पन्न संवेग की सीधी अभिव्यक्ति अवरुद्ध हो जाती है तो संवेग परोक्ष रूप से किसी तटस्थ व्यक्ति या वस्तु या विचार के प्रति स्थानांतरित होकर अभिव्यक्त होता है, और संवेग का इस तरह का मौलिक वस्तु से असंबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति स्थानांतरण ही विस्थापन कहलाता है। इस परिभाषा को यदि गौर से देखेंगे तो हम पाते हैं कि दिन प्रतिदिन की सांवेगिक अंतःक्रियाओं में से कुछ ऐसी अंतःक्रियाएं होती हैं जिसका खुलकर व्यक्ति अभिव्यक्ति विभिन्न कारणों से तो नहीं कर पाता है। इससे व्यक्ति में मानसिक संघर्ष तथा तनाव उत्पन्न होने लगता है, और इसी से बचने के लिए ईगो ऐसी सांवेगिक प्रतिक्रियाओं को ओरिजिनल या संबंधित वस्तु या व्यक्ति से हटाकर दूसरे तटस्थ व्यक्ति या वस्तु पर स्थानांतरित कर देता है, जिससे वह स्वयं अपने आप को तनाव से मुक्त कर पाता है। तो यही परिस्थिति डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। विस्थापन के बहुत से उदाहरण हमको आपको देखने को मिलते हैं। अक्सर कई उदाहरण ऐसे हैं कि जब परिवार में माता पिता अपने बच्चों को जब पीटते हैं, बड़े बच्चों को जब पीटते हैं, तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पीट देता है, या वह कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ते को ही पिटाई कर देता है। मतलब ऊपर से यह चलते हुए नीचे की ओर ट्रांसफ़र होने लगता है यह गुस्सा। तो यही डिस्प्लेसमेंट का एक उदाहरण है। उसी तरह जब किसी कर्मचारी को उसके कार्यालय में उसके बॉस के द्वारा डांटा डपटा जाता है, पेनलाइज किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है, तो वह गुस्सा घर में आके अपनी पत्नी पे, अपने बाल बच्चों पर, बर्तन पे फेंक के, किसी वस्तु को तोड़ के उसको जब निकालता है, तो यह भी डिस्प्लेसमेंट का ही एक उदाहरण है। डिस्प्लेसमेंट दो तरह से होता है। एक रूप तो वह होता है जिसमें संवेग दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्थानांतरित हो जाता है, जैसा कि ऊपर के उदाहरण में अभी जो हमने चर्चा किया, दो उदाहरण की, उस पे होता है। और दूसरा है कि सांवेगिक प्रक्रियाएं स्वयं की ओर, मतलब अपने आप की ओर जब स्थानांतरित हो जाता है, तो वह भी विस्थापन का एक प्रकार है। इसमें भी झेली तथा जैगर ने 1981 ईस्वी में इसको और स्पष्ट करते हुए कहा कि विस्थापन का एक कम लोकप्रिय एवं स्वरूप स्वयं के प्रतिकूल में होना है, और दूसरे
दूसरों के प्रति विद्वेष प्रवृत्तियाँ स्वयं के प्रति जब निर्देशित होती है और मंदता एवं आत्मनिंदा की भाव उत्पन्न करती है तो यह दूसरे प्रकार का उदाहरण माना जाता है। जब व्यक्ति में स्वयं की ओर वह विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न होता है तो उससे प्रेम या घृणा भाव किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति होता है और स्वयं व्यक्ति की ओर ही उन्मुख होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अत्यधिक आत्मनिंदा, अत्यधिक आत्म प्रशंसा दोनों से गुजर सकता है। जब अपने ओर होने लगता है किसी मानसिक संघर्ष को बचने के लिए इच्छाएं या व्यवहारों का स्थानांतरण, विस्थापन, तो इसके वजह से आत्मनिंदा और आत्म प्रशंसा दोनों ही होता है। फ्राइड के अनुसार विस्थापन की प्रक्रिया प्रायः अनकॉन्शस लेवल पर होती है, लेकिन यह अनकॉन्शस लेवल पर भी और सबकॉन्शस लेवल पर भी होते हुए पाई जाती है। जैसे माता पिता के प्रति घृणा या आक्रामक भाव की अभिव्यक्ति तथा नवयुवक द्वारा सोशल सिस्टम के प्रति विद्रोह, समाज के प्रति विद्रोह या आक्रामकता या घृणा का भाव, अपने बॉस के प्रति घृणा का भाव इसका उदाहरण है। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट की प्रक्रिया है वह होती है। अब हम तीसरा जो नेक्स्ट प्रकार है, छठा प्रकार ट्रांसफरेंस, जो कि डिस्प्लेसमेंट से मिलता जुलता है, उसकी चर्चा करेंगे। व्यक्ति मानसिक संघर्ष से बचने के लिए ट्रांसफरेंस की प्रक्रिया का या मैकेनिज्म का उपयोग करता है और ऐसी मनोरचना यह होती है जिसमें व्यक्ति अपने प्रेम, आक्रामकता या घृणा की भाव एक व्यक्ति या वस्तु से हटाकर दूसरे व्यक्ति, वस्तु से संबंध स्थापित कर लेता है। उसी को ट्रांसफरेंस कहा जाता है। ब्राउन एंड मेनिंगर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि प्रेम की भावना अथवा कामुक कैथेक्सिस का एक वस्तु या व्यक्ति से हटकर दूसरे वस्तु या व्यक्ति से संबंधित हो जाना स्थानांतरण कहलाता है। इसमें आक्रामक प्रवृत्तियां भी स्थानांतरित होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानांतरण में व्यक्ति का घनात्मक भाव, प्रेम की भावना, और ऋणात्मक भाव, घृणा, आक्रामकता की भावना, दोनों एक व्यक्ति या वस्तु से उठकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरण की मनोरचनाएं विस्थापन की मनोरचनाओं के काफ़ी समान है। डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफरेंस दोनों में बहुत समानता है, परंतु यहाँ समझ लेना जरूरी है कि दोनों में अंतर भी है। दोनों में प्रमुख विस्थापन की मनोरचना में व्यक्ति का संवेग किसी व्यक्ति या वस्तु पर स्थानांतरित होगा, वह स्वयं उसे ज्ञात भी नहीं होता है। अर्थात डिस्प्लेसमेंट में उसको ज्ञात नहीं होता है, परंतु ट्रांसफरेंस में यह ज्ञात होता है कि हम यदि घृणा या प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर रहे हैं तो हमको खुद ज्ञात होता है। यही दोनों में बेसिक अंतर होता है। फ्राइड के अनुसार स्थानांतरण को मनोविश्लेषण के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण माना गया है साइको एनालिसिस के लिए ट्रांसफरेंस को, क्योंकि उनके अनुसार दो प्रकार के स्थानांतरण होते हैं, एक पॉजिटिव ट्रांसफरेंस और दूसरा निगेटिव ट्रांसफरेंस। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में व्यक्ति अपने अचेतन में दमित प्रेम के भावों एवं इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है, और निगेटिव ट्रांसफर व्यक्ति अचेतन में जो जितने भी दमित घृणित इच्छा होते हैं उन भावों को दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। तो दोनों ही स्थिति में वह हमारे लिए साइको एनालिसिस के लिए लाभदायक होता है। जैसे प्रेम में असफल किसी युवती के लिए अपने पालतू जानवरों से प्यार करना, ज़रूरत से ज़्यादा उससे लगाव रखना, यह ट्रांसफरेंस का ही उदाहरण है और यह पॉजिटिव ट्रांसफरेंस का उदाहरण है। जबकि किसी व्यक्ति से, किसी पालतू व्यक्ति या कुत्ते से लगाव हो जाता है तथा किसी व्यक्ति से यदि घृणा होने लगता है या किसी पालतू वस्तु से उसको घृणा होने लगता है तो यह निगेटिव ट्रांसफरेंस का उदाहरण है। मतलब एक ही उदाहरण में
एक व्यक्ति दूसरे से लगाव रखने लगता है और उससे प्यार करने लगता है और असफलता को दूर करने का एक साधन हो जाता है और वह उस स्थिति के लिए मानसिक संघर्ष से अपने आप को बचा लेता है। दूसरी स्थिति में यदि उस सबसे नज़दीकी वस्तु, यदि वो प्रेम में असफल युवती या युवक रहता है और अपने किसी वस्तु से, प्यारी वस्तु से, जैसे पालतू जानवर या कोई अन्य वस्तु से या व्यक्ति से घृणा करने लगता है, तो वह निगेटिव ट्रांसफ़र का उदाहरण होता है। दोनों ही स्थिति में मानसिक संघर्ष से अपने आप को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति बचा लेता है और इस तरह से वह मानसिक संघर्ष की स्थिति से बच जाता है और अपने ईगो की रक्षा करता है और असामान्यता के गुण से बच जाता है। तो ये जितने भी असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले मेंटल मैकेनिज्म में प्राइमरी और सेकेंडरी मैकेनिज्म की चर्चा हुई, उसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से हमारा जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेन है, दबाव है, उससे आपको हम लोग दो चार होते रहते हैं और इसी प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग अपने आप को, अपने दबाव को या मानसिक संघर्ष को कम करते रहते हैं या बचते रहते हैं। अब जो बचे हुए सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म के प्रकार हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इस तरह से सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म का जो वह चैप्टर है, जो पार्ट है, वो भी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।